जहाँ पे एरिया का शॉर्टेज होता है उधर किचन एंड डाइनिंग का कॉम्बाइंड एरिया भी हो सकता है। ड्राइंग एरिया अलग से नहीं दे, जहाँ जहाँ नहीं दे सकते हैं उधर। बालकनी एक बालकनी कंपलसरी नहीं है लेकिन रहना चाहिए। मतलब कंपलसरी के बिना आप उसको ऐसे रेसिडेंशियल यूनिट प्लान सबमिशन में दे ही नहीं पाएंगे। और जो कंपलसरी नहीं लेकिन नेसेसिटी है उसमें बालकनी आता है। बालकनी ना देने से भी चलेगा लेकिन बेडरूम देना ही पड़ेगा, टॉयलेट देना ही पड़ेगा, किचन डाइनिंग देना ही पड़ेगा, स्टेयरकेस देना ही पड़ेगा। ठीक है। और बाकी बाकी भी जो जो चीज़ें हैं वो भी चाहिए। तो इधर सभी कुछ दिया जा सकता है एक फ्लोर में। नॉर्थ लाइन आप लोग ले लेना, जिन जिन का साइड का मेजरमेंट सेम है वो लोग सिर्फ नॉर्थ लाइन को अलग दे करके साइड को दूसरा साइड से जो है यूनिक बना सकते हो। क्योंकि नॉर्थ लाइन नॉर्थ डायरेक्शन चेंज हो जाने से फ्लोर प्लान में चेंज आ जाएगा साइड का मेजरमेंट सेम होने पे भी। मैं ऊपर में नॉर्थ दे रहा हूँ, नॉर्थ का ऑपोजिट में साउथ। फ्लोर प्लान पे नॉर्थ लाइन नेसेसरी है, विदाउट नॉर्थ लाइन फ्लोर प्लान सबमिशन नहीं लिया जाता है कोई भी प्लान पे। ओनली नॉट फ्लोर, साइड प्लान। जिस जिस ड्राइंग में प्लान रहेगा हेडिंग में, मतलब ड्राइंग का नीचे जो टाइटल होता है उधर तो क्या चीज़ है लिखा रहता है। जहाँ जहाँ पे प्लान ये वर्ड मेंशन होगा उधर समझ लेना कि नॉर्थ लाइन कंपलसरी। शिफ्ट के साथ मूव किए हैं आपने। हाँ हाँ यहाँ हाँ से देखते हैं हाँ 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 शिफ्ट के साथ। हाँ हाँ। इधर होगा ईस्ट, इधर होगा वेस्ट। कुछ बेसिक प्लानिंग फंडा है जैसे कि रूम्स या हैबिटेबल रूम्स, वो कौन सा साइड में हम लोग नॉर्मली रखते हैं, साउथ साइड पे। क्यों? क्योंकि साउथ डायरेक्शन से एयर फ्लो होता है, नेचुरल एयर फ्लो। एक्चुअली इंडिया में एयर डायरेक्शन है मैक्सिमम जोन पे 15 डिग्री टू द साउथ, 15 डिग्री वेस्ट टू द साउथ। इसीलिए कभी किसी का अपार्टमेंट पे आप गए हैं तो साउथ ईस्ट के जगह साउथ वेस्ट में जो फ्लैट आपको देखने को मिलेगा वो ज़्यादा एयरी होगा। तो एयर डायरेक्शन के हिसाब से साउथ जोन जो है उसमें हैबिटेबल रूम्स होनी चाहिए। और टॉयलेट मतलब वेट एरिया जहाँ पे पानी का यूज ज़्यादा होता है, अकॉर्डिंग टू, हम ये साइंटिफिक वे में बोल रहे हैं पहले, उसके बाद वास्तु भी बोलेंगे। कुछ कुछ जगह ये दोनों चीज़ कॉन्फ्लिक्ट करता है। वेट एरिया जो है वो बिल्डिंग का नॉर्मली जो है कूलेस्ट एरिया रहता है, वहाँ पे ज़्यादा ठंडा रहता है क्योंकि उसमें पानी का यूसेज होता है उस एरिया में। इसलिए बिल्डिंग के जिस साइड पे हीट सबसे ज़्यादा, नेचुरल हीट सबसे ज़्यादा कंज्यूम या होता है, उस साइड पे ये चीज़ रहनी चाहिए। मतलब वेस्ट साइड पे सन जो है मैक्सिमम टाइम पे जो है हीट जनरेशन करके देता है बिल्डिंग का। कोई बिल्डिंग का शाम के टाइम पे बिल्डिंग के चारों तरफ आप अगर टेम्परेचर चेक करेंगे तो देखेंगे कि वेस्ट पे सबसे ज़्यादा जो है हीट रह गया, जो कि धीरे धीरे टाइम पे ठंडा हो जाएगा। तो वेस्ट साइड पे टॉयलेट्स रहने से बिल्डिंग का नेचुरल कूलिंग कैपेसिटी जो है ज़्यादा रहता है। किचन किचन नॉर्मली नॉर्थ पे या नॉर्थ ईस्ट साइड पे किचन दिया जाता है क्योंकि ये नेचुरल एयर फ्लो का ऑपोजिट डायरेक्शन पे है। किचन में जो है चूल्हा वगैरह रहता है तो किचन का खिड़की से ज़्यादा हवा आके कुकिंग को डिस्टर्ब ना करे, चूल्हे को बंद ना कर दे। इसलिए नेचुरल एयर फ्लो सबसे कम जिस डायरेक्शन में है, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट, उस साइड पे किचन रहनी चाहिए। ड्राइंग डाइनिंग एरिया कहीं पर भी दे सकते हो। एक्चुअली साउथ ही मैक्सिमम रूम्स का जो है प्रेफरेबल एरिया है, साउथ जोन। मतलब वेस्ट साउथ ईस्ट ये जोन।
लेकिन यही जोन में आप सब कुछ नहीं दे सकते हो, बाकी जोन में भी तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो कॉम्प्रोमाइजिंग वे पे देना पड़ता है। अभी अकॉर्डिंग टू वास्तु स्टेयरकेस रहनी चाहिए। अकॉर्डिंग साइंटिफिक वे पे स्टेयरकेस और टॉयलेट दोनों ही वेस्ट साइड पे रहनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू वास्तु स्टेयरकेस रहनी चाहिए वेस्ट के तरफ, नहीं तो साउथ वेस्ट के तरफ। लेकिन साउथ वेस्ट सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है रूम्स के लिए, स्टेयरकेस भी प्रेफरेबल है, तो कोई एक को आपको चूज करना पड़ेगा। तो ये सब तो मोटा मोटी दिमाग पे रखिए। और आप जो रूम प्रोवाइड करेंगे कोई भी टाइप का, बेडरूम हो, किचन हो, किचन डाइनिंग हो, ड्राइंग रूम हो, टॉयलेट हो, सभी का जो है मिनिमम एक एरिया रिक्वायरमेंट रहता है, डायमेंशन। मतलब आपका बिल्डिंग का आउटसाइड एरिया अगर बहुत छोटा हो तो ऐसे लाइन बाय लाइन आप एक जगह को टॉयलेट दिखा दिया, दूसरा को रूम, दूसरा को बैल्कनी, तीसरा को बैल्कनी, ऐसे नहीं हो सकता है। हर एक एरियाज का अलग अलग मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट है या डायमेंशन रिक्वायरमेंट है, जो कि आपको बिल्डिंग रूल्स में दिखेगा। ये केएमसी बिल्डिंग रूल्स में डिस्कस कर रहा हूँ। आप अपना जो एरिया है वहाँ का बिल्डिंग रूल्स पे भी सेम चीज़ पाएंगे, वैल्यूज थोड़ा अलग अलग मिलेगा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर सभी का सेम है। पेज नंबर 65 में देख रहा हूँ, यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स है। यहाँ पे प्लिंथ मतलब ग्राउंड फ्लोर लेवल का जो हाइट है। ग्राउंड लेवल एक्चुअली ग्राउंड लेवल क्या है ये भी थोड़ा समझना है। ग्राउंड लेवल हम लोगों का पकड़ा जाता है उस साइट का जो रोड है, रोड का बीचों बीच एक लाइन खींचे, तो ये लाइन जिस लेवल पे बिलोंग कर रहा है एक्चुअली वो है ग्राउंड लेवल, साइट का लेवल नहीं। साइट का एक्सेस रोड जो है उसका मिडिल का हाइट जो है वो लेवल है ग्राउंड लेवल। उससे आप कितना बिल्डिंग ऊंचा करेंगे उसका ये पैरामीटर्स इधर है। प्लिंथ 60 सेंटीमीटर, ये जनरल प्लिंथ लेवल है 600 मिलीमीटर या 60 सेंटीमीटर। कम ज़्यादा होता है, पार्किंग के जगह कम होता है, और जहाँ हैबिटेबल रूम्स है वहाँ पे 60 होता है, 600 मिलीमीटर होता है। पार्किंग में वो 150 मिलीमीटर होता है पार्किंग लॉट में। इनर कोर्टयार्ड 300 मिलीमीटर होता है। इनर कोर्टयार्ड क्या है, आप लोगों को ना एक्चुअली बिल्डिंग रूल्स का जो बुक है पेशेंस लेके एकदम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज एक बार एटलीस्ट रीडिंग पढ़नी चाहिए। याद रखने को नहीं बोल रहा हूँ, ये 150 पेजेस का बुक है, 155 पेजेस का। ये 150 पेज किसी को भी मेमोराइज रखने की जरूरत है नहीं, लेकिन बुक में क्या क्या बोला गया है ये आपके दिमाग में रह जाएगा कि इस जगह पे इस मैटर को डिस्कस किया गया है। आप जब ड्राइंग करेंगे तब जब उस मैटर पे आपका डाउट्स आएगा तो आपको इतना पता होगा कि बुक में वो चीज़ है, मुझे ढूंढने से मिलेगा। तो ये प्लिंथ रहा। ऐसे बिल्डिंग का हर एक पार्ट्स का जो है इधर डिस्क्रिप्शन है। हैबिटेबल रूम मतलब आप जहाँ पे उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं। नो हैबिटेबल रूम, बेडरूम इसमें आता है। शैल हैव ए फ्लोर एरिया ऑफ लेस देन 6 स्क्वायर मीटर, मतलब कोई एक बेडरूम हम अगर प्रोवाइड करते हैं ड्राइंग में तो उसका मिनिमम एरिया 6 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ बीच बीच में कि ये सब एरियाज जो है अलग अलग लोकेशंस में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, लेकिन मेन जो फ्रेम है ये सेम है। आप कोई भी एक जोन का पकड़ेंगे तो इक्वली सेम चीज़ मिलेगा। तो आप अगर कोई एक सेंशन ड्राइंग में कोई फ्लोर में बेडरूम मेंशन कर रहा है, दैट मीन्स उसका एरिया आपका 6 स्क्वायर मीटर मिनिमम होना पड़ेगा। स्टैंडर्ड एरिया हम लोगों को पता है, फीट इंच में हम लोग नॉर्मल डिस्कशन में करते हैं कि 10 फीट बाई 10 फीट का तो रूम होनी ही चाहिए, ठीक है। तो वो है स्टैंडर्ड डायमेंशन, लेकिन ये है मिनिमम डायमेंशन को आपको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। नो हैबिटेबल रूम शैल हैव ए विड्थ ऑफ लेस देन 2.4 मीटर। विड्थ बोला है, एक रूम मतलब एक रेक्टेंगुलर जिसका लेंथ और ब्रेथ रहता है, ब्रेथ मीन्स इधर विड्थ है। तो अगर 6 स्क्वायर मीटर मिनिमम एरिया है और मिनिमम विड्थ है 2.4 मीटर, तो फिर मिनिमम लेंथ क्या होगा 2.5।
डिवाइड करना पड़ेगा। जस्ट डिवाइड करना पड़ेगा 6/2.4 2.5। तो फिर एक बेडरूम का मिनिमम डायमेंशन हो रहा है 2.4 यानी 2400 बाई 2500 का। लेकिन हम लोग फ्लोर प्लान में कोशिश करेंगे वो जो 10 फीट बाई 10 फीट वाला हम बोलते चले रहे हैं, सच में वो मिनिमम एक रूम का होनी चाहिए जिसमें आराम से एक 2 बेडरूम, एक अलमीरा, एक ड्रेसिंग टेबल, ये सब हम प्लेस कर पाते हैं। तो 10 फीट बाई 10 फीट का मिलीमीटर में डायमेंशन है 3050 मिलीमीटर। तो 3050 बाई 3050 मिनिमम होनी चाहिए। और भी अच्छा है अगर कोई एक साइड में 3200 तक दे पाए तो। हम इधर ड्राइंग करना शुरू कर रहे हैं 3050 देके। अच्छा, उसके पहले और भी एक काम है, एक्सटर्नल वॉल, इंटरनल वॉल। एक्सटर्नल वॉल कितना होनी चाहिए, इंटरनल वॉल कितनी होनी चाहिए, इसके ऊपर बिल्डिंग रूल्स में कोई पैरामीटर्स नहीं दिया है। एक्चुअली देना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं है। एक्सटर्नल वॉल मिनिमम 1.5 ब्रिक थिक होनी चाहिए 200 मिलीमीटर। ठीक है, एक्सटर्नल वॉल मिनिमम 200 होनी चाहिए, 250 होने से अच्छा है। क्यों होनी चाहिए? हर एक चीज़ के पीछे कॉज है। कॉज को आप अगर जान के रखेंगे तो वो चीज़ आपके दिमाग से कहीं नहीं जाएगा। एक्सटर्नल वॉल पे जो है इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स रहता है, प्लम्बिंग का पॉइंट्स रहता है। आप अगर सिंगल ब्रिक का करेंगे और आपको तो एग्जैक्टली ये पहले से पता नहीं है कि कौन सा कितना एफिशिएंसी का लेबर इधर काम करेगा जब वॉल में ग्रुपिंग करेगा, तो वो थोड़ा एक सिंगल ब्रिक में उल्टा सीधा कर दिया तो बाहर तक ब्रिक का क्रैक चला जाएगा। वो आपको पहले समझ में नहीं आएगा क्योंकि प्लास्टर बाहर हो चुका होगा। वो जो है 2 साल बाद समझ में आएगा जब बाहर से वो क्रैक से पानी अंदर आने लगेगा, जब सीपेज होगा। जो डैम्प होता है, नए नए बिल्डिंग्स में डैम्प आ जाते हैं, इसी कारण होता है, कहीं पे वर्कमैनशिप डिफेक्ट। तो इसको अवॉइड करने के लिए मिनिमम 1.5 ब्रिक थिक ब्रिक वॉल एक्सटर्नली होनी चाहिए। इंटरनल फिर भी चल जाता है 1 ब्रिक थिक, क्योंकि जो मौसम का जो इफेक्ट है, वेदर का जो इफेक्ट है, वो डायरेक्टली इंटरनल वॉल को अफेक्ट नहीं करता है। एक्सटर्नल हम लोग 200 मान के चलेंगे, 200 मिलीमीटर वॉल। ऑफसेट दे रहे हैं 200, चारों तरफ ही दे रहे हैं। सर लेकिन हर एक साइड पे तो 230 होता है ना। 230 क्यों? 230 mm। हाँ क्यों, कैसे, कौन सा ब्रिक से 230 होगा? 1 ब्रिक। अच्छा हाँ, इसमें भी डिस्कशन है। एक्चुअली हम लोग जो ब्रिक जब ड्राइंग करते हैं तो ब्रिक विथ मोटर राउंड फिगर में 250 पकड़ते हैं। हाँ। एक्चुअली ब्रिक होता है उससे कम साइज का, लेकिन ब्रिक और प्लास्टर मिला के एक एवरेज जो है हम लोग पकड़ते हैं 250, 125, 75। ये विथ मोटर एक डायमेंशन हम लोग पकड़ लेते हैं राउंड फिगर में। इस हिसाब से एक 125 और एक 75 मिला के 203 ब्रिक वर्क हम लोग बोलते हैं। आप लोगों को ये नियर बाई अगर कोई जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा आउटर वॉल 200 का, तो मैं एक दिन बुला के दिखाऊंगा। फिर ऐड कर दे रहे हैं, बाद में इधर चेंज होगा वॉल्स पे, क्योंकि जहाँ बैल्कनी होगा उधर 200 नहीं रहेगा। अभी इनिशियली हम ऐसे कर रहे हैं। हम साउथ साइड को रोड साइड पे पकड़े हैं। अब जब आप बिल्डिंग ड्रॉ करेंगे तो इसमें सिर्फ आपका एयर और लाइट डायरेक्शन ही नहीं रहेगा, आसपास में क्या है वो भी रहेगा। जहाँ पे रोड साइड है, रोड साइड पे नॉर्मली लोग बैल्कनी होना पसंद करते हैं क्योंकि घर से बैठ के थोड़ा रास्ता देखेंगे। ठीक है, तो उधर वो जो लाइट एंड एयर डायरेक्शन वाला मैटर है वो उतना मैटर नहीं करेगा, वो साइट लोकेशन का मैटर करेगा। ये भी हो सकता है कि साउथ साइड में आप बेडरूम दे रहे हैं, लेकिन साउथ साइड आपका प्लॉट का जिस साइड में है उसका एग्जैक्टली पास में जो है एक लंबा सा वॉल है या बिल्डिंग है जहाँ से आपका एयर एक्चुअली फ्लो नहीं होगा। हम जो आपको बोल रहे हैं ये तो आइडियल कंडीशन में है, मतलब आसपास पे खुला है, आसपास पे जो है पेड़ पौधा है या ओपन एरिया है जहाँ से एयर अच्छे से आ पाएगा।
लेकिन बगल में ही अगर एक लंबा बिल्डिंग खड़ा है, जो पुराना बिल्डिंग है वो ऐसे आपके जैसे छोड़ के नहीं बनाए हैं, एकदम बगल में ही खड़ा हो गया, तो उधर से आपको एयर डायरेक्शन नहीं मिलेगा। हो सकता है कि दूसरा कोई डायरेक्शन में खाली हो जिसमें कंपैरेटिवली बेटर डायरेक्ट एयर फ्लो हो रहा है, तो उस साइड पे आपको बेडरूम प्रोवाइड कर देना पड़ेगा। साइट कंडीशन के ऊपर बहुत कुछ मैटर कर जाता है, ये रूल्स के बाहर भी। मैं रोड साइड पे साउथ वेस्ट ये कॉर्नर पे पहले एक बेडरूम देके शुरुआत करता हूँ। ऑफसेट 3050, इधर भी 3050 का ही पहले दे रहा हूँ, 2 लाइन दिया, फिर से ऑफसेट दे रहा हूँ अभी इंटरनल वॉल का 125। ये वॉल लेयर पे होगा, ये मैजेंटा क्यों है, ये सब बाई लेयर होगा। यहाँ पे मैं पहले बोला था लोगों को सब बाई लेयर रखना। बाकी सब बाई लेयर ही है। ये हो गया एक बेडरूम। टीआर डबल एंटर कर रहा हूँ। अभी इधर भी ट्रिम करना है। ब्रिक वॉल्स जहाँ जहाँ पे देंगे ये सब ट्रिमिंग करना मत भूलना। ट्रिमिंग का विदाउट ट्रिमिंग जो है ड्राइंग का मतलब अलग हो जाता है। एक बेडरूम दिया, स्टेयर केस, अच्छा एक टॉयलेट देते हैं, वेस्ट इधर है, ठीक है, लेफ्ट साइड इधर ऑफसेट। अभी टॉयलेट का क्या डायमेंशन रहेगा, फिर से बिल्डिंग रूल्स में जाना है। हैबिटेबल रूम, किचन, किचन बाद में देखते हैं, अभी टॉयलेट दे रहे हैं तो टॉयलेट पे जाएंगे। पेंट्री, पेंट्री जो है छोटा किचन है। बाथरूम एंड वाटर क्लोसेट, इधर बाथरूम का मतलब जो है नहाने का जगह, वाटर क्लोसेट मतलब पैन कोमोड, और टॉयलेट मतलब एक्चुअली दोनों इंक्लूडिंग बाथ एंड डब्ल्यूसी। नो बाथरूम, ये आप लोग पढ़ के देखो, 1.8 स्क्वायर मीटर जो है मिनिमम एरिया होनी चाहिए, और विड्थ 1.2। ये कॉम्बाइंड बाथरूम, ये तो हम लोग नॉर्मली कॉम्बाइंड वाला ही प्रोवाइड करते हैं, इसका एरिया होगा 2.6, और मिनिमम विड्थ होगा नॉट लेस देन 1.2, मतलब 1200 होगा विड्थ, और एरिया होगा 2.6 स्क्वायर मीटर। मतलब लेंथ मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 2.6 डिवाइडेड बाई 1.2, 2.16, 2200 पकड़ लो राउंड में, 2160, 2166 आ रहा है, मीटर पे कैलकुलेट किया तो 2200 पकड़ लो। इधर पे मिनिमम कितना आ रहा है, ऑफसेट 1200, पहले इसका एडजस्टेंट, ये विड्थ 1200 दे रहे हैं। मैं डायमेंशन भी साथ साथ में लिख के थोड़ा रखता हूँ, आप लोगों को उसमें अंडरस्टैंडिंग में आसान आएगा। ये तो मैं तो दिया तो 3 मीटर 50, कैसे आ गया ये चीज़, ऑफसेट 3050, कुछ गलत किया क्या, डायमेंशन ज़्यादा क्यों दिखा रहा है? डायमेंशन स्टाइल में ना आप लोग कुछ ये किए, अच्छा, चेक से पहले लिमिट सेट करना पड़ता है क्या? नो 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 लिमिट। डायमेंशन स्टाइल पे इधर ना आप लोग कुछ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर या कुछ में आप कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए, इसलिए एक्चुअल डायमेंशन उधर टेक्स्ट पे नहीं आ रहा है। देखता हूँ 250 रहेगा सर। 3050 आनी चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है। ये स्केल फैक्टर इधर 1.5 दे दिए, ये 1 ही रहेगा। ओके क्लोज, देखो ये 0 ठीक है। और इधर 2200 मतलब 2200, इतना तक आपका टॉयलेट का मिनिमम एरिया होगा। वॉल देखें, अभी नॉर्मली आपको बिल्डिंग का इंटरनल वॉल्स भी ऑलमोस्ट कुछ कुछ लाइंस फॉलो करना पड़ेगा। ये जो ऑफसेट है
इस पे ना डोर हो पाएगा। डोर बेडरूम का डोर मिनिमम 900 का होगा, तो ये 900 से कम ही है। हाँ, तो फिर आपको टॉयलेट को बड़ा कर लेना ही अच्छा है मेन वॉल तक। मिनिमम एरिया का जो है रिक्वायरमेंट कितना दिया है, उससे बड़ा आप कुछ भी कर सकते हैं। बाद में अगर फ्लोर प्लान पे देखा जाए कि स्पेस कम पड़ रहा है लेकिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है रूम्स का, तब उसको मिनिमम रूम पे धीरे धीरे छोटा करना पड़ सकता है। ऐसे एक टॉयलेट बन रहा है, एक जगह बहुत है, बहुत कुछ बन जाएगा। एक स्टेयरकेस बनाते हैं। इसके बाद क्या है, पहले सबसे पहले जो है बेस्ट है स्टेयरकेस बनाना। उसके बाद बेडरूम, उसके बाद टॉयलेट, उसके बाद जो बाकी एरिया है उसमें किचन और ड्राइंग डाइनिंग बालकनी भी रहेगा। अभी इस बेडरूम के साथ अगर आप बालकनी देना चाहते हैं तो एक काम करते हैं, बालकनी एक मीटर का बालकनी ड्रॉ करेंगे। पहले इसको स्ट्रेच कर लेते हैं 1000। बालकनी का मेजरमेंट जो है बाहर का लाइन से मेजर्ड होता है। ऑफसेट 1000, ऑफसेट 125। बालकनी का जो इंटरनल वॉल है वो 125 देने से भी चलता है। कोई कोई बालकनी का भी 200 देता है ये इंटरनल वॉल, वो भी अच्छा ही है। वॉल थिकनेस जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन जो है कॉस्टिंग के वजह से लोग क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट से भी कम कर देते हैं। ये एलिवेशन लेयर में रहेगा। बालकनी का जो पैरापेट वॉल हम ड्राइंग में शो करेंगे 75 का। ये ऐसा सिंबल जो है ये थोड़ा कम विड्थ का डबल लाइन, इसको बालकनी का पैरापेट वॉल के जैसे डिनोट करेगा ड्राइंग में। बार बार याद रखना कि मेन प्रिंट आउट होगा ब्लैक एंड व्हाइट में, उसमें क्या क्या हम लोगों को दिखेगा अलग से। दोनों लाइन का जो डिस्टेंस है ये अलग से ब्लैक एंड व्हाइट पे भी दिखेगा। ये डिस्टेंस समझने से हम लोगों को वॉल समझ में आएगा, लेकिन इतना नैरो हो जाएगा लाइन तो उधर कोई एक बैल्कनी या रूफ का पैरापेट जैसा कुछ है, वैसा हम लोग देख के समझ पाते हैं। राइट अप तो रहेगा उसमें, लेकिन जो है मल्टीपल वे पे समझना बेटर है। ये एक फ्रंट पे बैल्कनी दे दिया, इसमें टॉयलेट होने जा रहा है। स्टेयरकेस बनाते हैं। बैल्कनी का मिनिमम विड्थ जो है वो 900 है, वो भी रूल्स में है। मैं 1000 का रखा हूँ। बैल्कनी का विड्थ पकड़ा जाता है बैल्कनी का अंदर वाला वॉल का साइड सरफेस से बैल्कनी का एक्सट्रीम आउटसाइड तक, ये अंदर तक नहीं, एक्सट्रीम आउटसाइड तक जो है उसको बैल्कनी का विड्थ पकड़ते हैं। स्टेयरकेस, मैं स्टेयरकेस दिखा देता हूँ। तो इसके बाद आप लोग बेडरूम, एक बैल्कनी, एक किचन, आप सिर्फ अभी वॉल ही ड्रॉ करो इनिशियली, उसके बाद जो है बाकी मैं बोलूँगा। तो स्टेयरकेस, बैल्कनी, बेडरूम, टॉयलेट अपना अपना ड्राइंग में ड्रॉ करना। नॉर्थ लाइन जो है अपने हिसाब से सेट करना, और अगर कोई आपका जो फ्रेंड ग्रुप है उनका साइड का डायमेंशन सेम है तो नॉर्थ डायरेक्शन उनसे अलग कर लेना, तो ही आपका फ्लोर प्लान पे जो है चेंज आ जाएगा। स्टेयरकेस, स्टेयरकेस का जो डेफिनेशन है वो ये इधर नहीं है, वो दूसरी जगह है, थोड़ा पीछे की तरफ है। ये जो है पेज नंबर 65 से ये सब बैल्कनी, किचन, हैबिटेबल रूम, टॉयलेट, ये सब पेंट्री, ये सब डेफिनेशन इधर है। स्टेयरकेस का थोड़ा पीछे की तरफ है। वेंटिलेशन शैफ्ट अभी समझना नहीं पड़ेगा। पेज नंबर 73, पेज नंबर 73, अप टू 7 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स का जो कि हम फर्स्ट टाइम ड्रॉ करने जा रहे हैं, उसमें विड्थ ऑफ द स्टेयरवे इज 1 मीटर, नंबर ऑफ स्टेयरकेस इज 1।
तो हम लोग अभी इधर ड्राइंग में क्या करेंगे, स्टेयरकेस का मिनिमम विड्थ ऑफसेट 1000 1 मीटर बोला है, दोनों 1000 का लाइन देंगे। स्टेयरकेस ये नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट पे होनी चाहिए, लेकिन और एक चीज़ भी है, रोड से जितना आप स्टेयरकेस दूर में रखेंगे उतना आपको थोड़ा ट्रैवल करके अंदर तक जाके स्टेयरकेस एक्सेस करना पड़ेगा। फिर भी हम लोग पीछे के साइड में इनिशियली देते हैं ऑफसेट। अभी एक हाफ लैंडिंग ड्रॉ कर रहे हैं, वो भी 1000 का। फ्रेम स्टैंडर्ड हाइट ऑफ ए राइजर इन स्टेयरकेस, एक स्टेप कितनी होनी चाहिए, एक स्टेप का हाइट, हाँ स्टैंडर्ड हाइट है 150, तो 150 होनी चाहिए। और हम लोगों का फ्लोर का हाइट, इंटर बिल्डिंग का हाइट क्या है, 3 मीटर। इंटर बिल्डिंग का हाइट 3 मीटर नहीं है, 2.1 इंटर बिल्डिंग नो, प्लिंथ लेवल सर हाइट होगा ना। इंटर बिल्डिंग का हाइट 7 मीटर है। अच्छा टोटल में। हाँ बात को सुनो। अच्छा ऑफसेट 7000, बिल्डिंग का हाइट के इधर एक रफ कैलकुलेशन हम करेंगे, क्योंकि स्टेयरकेस के बनाने के टाइम पे ये अभी ग्राउंड फ्लोर पे हम हैबिटेबल रूम्स वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, मतलब इसका प्लिंथ हाइट या ग्राउंड फ्लोर हाइट 600 हम लोगों को देना पड़ेगा, ऑफसेट 600। सर प्लिंथ से ऐड करते हैं, जोड़ते हैं हमेशा प्लिंथ 7 मीटर हाइट जो है वो एकदम ग्राउंड लेवल से है, ग्राउंड लेवल। प्लिंथ उसके अंदर ही आएगा 600। अभी इसमें आएगा और एक फ्लोर लाइन, हम अगर एग्जैक्ट मिडिल पे देते हैं तो इसका क्या आ रहा है, 3200, हम 3200 तक फ्लोर हाइट इधर कर सकते हैं। सपोज 3200 ही किया तो 3200 अभी कैलकुलेटर स्टेयरकेस का कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक से समझ लो। हम लोगों को 3200 हाइट एक्सेस करने के लिए स्टेयरकेस ड्रॉ करना पड़ रहा है, तो 3200 डिवाइडेड बाय 150 जो स्टैंडर्ड हाइट हम पकड़ते हैं, तो जो है ये फ्रैक्शन में आ जा रहा है, ठीक है 21.3333। हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं, 21.33 को 22 स्टेप्स जो है करके देखते हैं क्या आता है। 3200 डिवाइडेड बाई अभी 22 दे रहे हैं 145.45, फिर भी राउंड फिगर नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं 21.33। अभी 21 स्टेप्स अगर 150 मिलीमीटर का हम लोग लेते हैं तो कितना बिल्डिंग हाइट होता है वो पहले देखते हैं। 21 इंटू 150 3150, तो हम लोग कोशिश करेंगे 150 फ्लोर हाइट रखने के लिए, ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो बिल्डिंग स्टेप्स का। सर वो हाइट सर विद स्लैब होगा ना सर। हाँ, एक स्लैब का टॉप से दूसरी स्लैब का टॉप तक, तो लास्ट स्टेप तो सर स्लैब में है। हाँ स्लैब में जाएगा, उस कैलकुलेशन जाता करके ही ही है। आपको फॉर्मा जो है फिट करना पड़ेगा। स्टेयरकेस का डिटेल में बाद में जाने से मैं दिखाता हूँ। तो फिलहाल क्या किया देखो, 3200 हम लोग फ्लोर हाइट ले सकते थे, लेकिन स्टेयरकेस कैलकुलेशन अच्छा हो इसलिए 3150 लिया, 50 कम लिया। अभी ये 50 को क्या कर सकते हैं,
अभी क्या कर सकते हैं हम, प्लिंथ हाइट को थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो 600 को हम 700 भी कर सकते हैं। 600 को हम अगर मैक्सिमम हाइट अचीव करना ही है, ऐसा कुछ है तो 600 को हम 700 तक कर सकते हैं। अदरवाइज आप जैसा है कि बिल्डिंग हाइट विद इन 7 मीटर रखना पड़ेगा, तो 6.9 मीटर ही टोटल बिल्डिंग का हाइट हम एज्यूम कर सकते हैं। याद रहे ये जो बॉटम लाइन है ये है ग्राउंड लेवल लाइन नॉट ग्राउंड फ्लोर लाइन, और ये जो टॉप लाइन है ये रूफ स्लैब का टॉप लाइन है, पैरापेट वॉल का टॉप नहीं, इसके ऊपर पैरापेट वॉल रहेगा, ये रूफ स्लैब का टॉप लाइन है। 1 मीटर ना? 600 1 मीटर 1 मीटर है, कोई स्टैंडर्ड 1 मीटर है। अगर बिल्डिंग मल्टी स्टोर बिल्डिंग है, मतलब 5 6 7 वाला बिल्डिंग है, तो उधर जो है एयर प्रेशर ज़्यादा रहता है, इसलिए पैरापेट वॉल या बैल्कनी का भी जो स्टैंडर्ड हाइट ऑफ द रेलिंग है वो बढ़ा दिया जाता है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता है। आप अगर 10-15 वाला बिल्डिंग पे जाएंगे तो आपका ऑलमोस्ट फेस के हाइट पे पैरापेट वॉल रहेगा, ज़्यादा कर दिया जाता है। 1.5 मीटर। तो अभी 3150 से अगर स्टेप्स रखे तो कितना 20 स्टेप आया है, तो ठीक बोला होगा। 3150 डिवाइडेड बाई 150 21 स्टेप आया। इधर हम 21 स्टेप्स को ड्रॉ करेंगे। ऑफसेट 250, ट्रेड जो है 250 करके है, -1 से ट्रेड हो जाएगा। वो तो टोटल काउंटिंग बोल रहे हो। हाँ ठीक है बोल रहे हो, एक स्टेप कहीं पे एक्स्ट्रा होगा। जिधर से चढ़ते हैं उस साइड से। कोई भी साइड आप कर सकते हो। जब आप बीम लेआउट प्लेस करेंगे तब याद रखना कि ये लाइन पे ही बीम लेआउट होगा। वो बीम में सर आप लोग बीम लेआउट का कोई ड्राइंग अभी तक किया हो क्या? ठीक है, जब होगा इधर में होगा, ये एंटायर मैंने आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर पूरा मिला के कंप्लीट करवाएंगे। हिडन का लेयर क्या दिया है, हिडन 0.15 का लेयर में लाइन टाइप क्या दिया है, हिडन 0.15 कॉन्टिन्यूअस क्यों है, ये तो हिडन लाइंस होगा। लाइन टाइप स्केल 1200 क्यों है, लाइन टाइप स्केल 1200, ये देखो प्रॉपर्टीज में मैं जब गया तो लाइन टाइप स्केल कुछ सिलेक्शन ना होने के टाइम पे 1200 है, ये एक्चुअली 1 होनी चाहिए। हाँ सिर्फ लाइन टाइप स्केल चेंज होगा प्रॉपर्टी लाइन का, और जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है कर देते हैं। बीम जब होगा स्टैंडर्ड बीम का विड्थ रहता है 250, तो बीम इस लाइन पे होगा, इधर कॉलम होगा, ये सिंगल लाइन एक स्टेप है, इस साइड पे बीम नहीं होगा, इस साइड पे होगा। जब बीम स्ट्रक्चर आएगा तब हम उसको समझाएंगे। फिलहाल यहाँ तक आप स्टेयरकेस को ड्रॉ करके नेक्स्ट क्या करना है देख लो। ऑफसेट होगा स्टेयरकेस का दूसरा साइड में 125 वॉल का लाइन, इधर भी लैंडिंग रहेगा, ये जो प्रोजेक्टेड स्टेप है इससे 1 मीटर,
फिलेट किया मिनिमम है 1 मीटर। ये सब लाइन स्टेयरकेस पर लेयर है उसमें रहेगा। 1 मीटर स्पेस देके दिए हैं। अभी स्टेयरकेस वेल में डोर भी रहना पड़ेगा। अगर स्टेयरकेस के अंदर से ग्राउंड फ्लोर पे घुसते हैं तो यहीं से बाहर की तरफ एक डोर होगा। मेन डोर जो है मिनिमम 1 मीटर या 1100 का होगा। डोर जरूरी नहीं है, लेकिन वहाँ पे नहीं हो पाएगा क्योंकि स्टेप के लिए जगह बाहर से जब आ रहे हो तो इधर ही डोर होना जरूरी नहीं है। जी। लेकिन आप स्टेयरकेस में जब ऊपर का फ्लोर में जाओगे तो मेन फ्लोर के अंदर से तो डोर एक होगा ही। हाँ, डोर का एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा, इधर देना पड़ेगा। बाहर से सर। अगर बाहर से स्टेयरकेस पे एक्सेस लेते हो तो बाहर से लेने का भी बहुत कुछ रीज़न हो सकता है। सपोज आप क्लाइंट का ऐसा रिक्वायरमेंट है कि हम 2 स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे, एक फ्लोर हम रेंट पे रखेंगे, दूसरा फ्लोर पे हम रहेंगे। तो अगर एक फ्लोर रेंट पे वो रखते हैं, ग्राउंड फ्लोर रेंट पे रखते हैं, तो फिर स्टेयरकेस से वो जाके डायरेक्टली ऊपर चला जाता है। इधर भी एक डोर रहेगा जो कि ग्राउंड फ्लोर से भी एक्सेस होगा, लेकिन ये डोर लॉक रहेगा। अगर ग्राउंड फ्लोर वो रेंट पे दे देता है तो ऐसे जो है विदाउट डिस्टर्बिंग द ग्राउंड फ्लोर एरिया दे कैन एक्सेस टू द फर्स्ट फ्लोर एंड रूफ। अगर आप ये डोर इधर नहीं देते हो, ये डोर आप इधर भी दे सकते हो, इस साइड भी दे सकते हो, उसका जो है सेक्शंस अलग है, इसका सेक्शंस अलग है। अगर स्टेयरकेस में आउटसाइड से एक्सेस रखते हो तो अपर का फ्लोर जो है सेपरेट हो सकता है, लेकिन अगर स्टेयरकेस में एक्सेस ओनली ग्राउंड फ्लोर से है तो फिर आप अलग अलग लोगों का यूज के लिए वो बिल्डिंग को यूज नहीं कर पाओगे। ऊपर नीचे फैमिली जो है एंटायर बिल्डिंग को यूज कर सकता है। स्टेयरकेस में अप डाउन लाइन देना पड़ता है। स्टेयरकेस का अप लाइन जो है वो क्लॉकवाइज रहता है, मतलब स्टार्टिंग स्टेप यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से होगा। हाँ, क्लॉकवाइज होगा स्टार्टिंग स्टेप्स। ये क्यों है? हाँ, इसको टेक्स्ट लेयर पे रखेंगे, टेक्स्ट रूम नेम लेयर पे रखेंगे और इसको सिलेक्ट करके फिर प्रॉपर्टीज में जाएंगे और एरो साइज जो है, एरो साइज को 350 करेंगे। एरो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हाँ, एक टेक्स्ट लिखेंगे इधर यूपी अप। हाँ, टेक्स्ट का लेयर भी एक्चुअली 250 पे रहता है। अप एरो। हाँ, मैच प्रॉपर्टीज। ये मैच प्रॉपर्टीज में जो लेयर और अदर प्रॉपर्टीज है कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, वो दूसरा ऑब्जेक्ट में जो है आप प्रॉपर्टीज को कॉपी कर सकते हो। जैसे मैच प्रॉपर्टी इधर किया, ये जो एरो है ये टेक्स्ट लेयर पे पहले लिया था, ये दूसरा लेयर पे था, तो ये लेयर का प्रॉपर्टीज जो है इससे इधर आ गया। ठीक है। हाँ, जो स्टेयरकेस का बता रहा था, एक्चुअली हम लोग जब इमरजेंसी के टाइम पे स्टेयरकेस से भागते हैं एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर, तो स्टेयरकेस का जो रेलिंग है वो लेफ्ट हैंड पे होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए इधर से आप है। अब आप जब जा रहे हो रेलिंग तो बीच में रहेगा, तो आप जाने से आपका राइट हैंड पे चला जाएगा। जब डाउन होगा तो लेफ्ट हैंड पे डाउन होगा। ब्रेक लाइन भी होता है 6-7 स्टेप के बाद। नॉर्मली 750
जो है हाइट के बाद ब्रेक लाइन होता है स्टेयरकेस का। और बाकी लाइन्स जो है ब्रेक लाइन क्या होता सर ब्रेक लाइन का काम क्या है सर? बताता हूँ। क्या ब्रेक ब्रेक लाइन का मतलब ये है, हम जो फ्लोर प्लान एक्चुअली इधर ड्रॉ कर रहे हैं, ये काइंड ऑफ सेक्शन है। ये वर्टिकल सेक्शन नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। हम तभी जो है डोर विंडो ये सब फ्लोर प्लान पे देख पा रहे हैं। तो इमेजिनरी हम एक वर्टिकल प्लेन में जैसे फ्लोर का बिल्डिंग का सेक्शंस ड्रॉ करते हैं। आप लोग बिल्डिंग का सेक्शंस ड्रॉ किए हो पहले? नहीं, जरूर किए होंगे, क्यों नहीं किए? उस बिल्डिंग पे का किए हैं सर, पेज वर्क पर किए हैं। हाँ, ड्राइंग शीट में ही का बेसिक तो ड्राइंग शीट ही है। उसके बाद आप लोगों को कैड में आना पड़ा। शुरू तो ड्राइंग शीट से ही होता है। तो फिर जो सेक्शन ड्रॉ किए हो उस पे जो डोर विंडोज का सेक्शनल डिटेल आप देख रहे हो, क्योंकि पर्टिकुलर एक वर्टिकल लाइन पे फ्लोर प्लान को काट दिए हो। सेम चीज फ्लोर प्लान भी आप जब देखते हो, हर एक फ्लोर को एक पर्टिकुलर फ्लोर से एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन से काट देना होता है, तभी आप देख पाते हो। इमेजिनरी काटना है क्योंकि फ्लोर ड्राइंग पे कर रहे हो, लेकिन काटना होता है। तब आप एक फ्लोर को जब काटेंगे जहाँ पे स्टेयरकेस एक फ्लोर से लेके अपर फ्लोर तक दिया हुआ है, स्पेसिफिकली ग्राउंड फ्लोर पे 6-7 स्टेप के बाद बाकी स्टेप्स काट के निकल जाएगा। हम जब विंडो में छज्जा प्रोवाइड करते हैं तो हिडन लाइन देते हैं, तो यस क्यों देते हैं? इसका कारण यह है कि हम ऑलमोस्ट 900 लेवल से जो है फ्लोर फ्लोर को काट के गायब करके जो दिखता है वो देखते हैं। मतलब छज्जा जो है काट के निकल गया, इमेजिनरी चीज है लेकिन काट के निकल गया, लेकिन उसको आपको फ्लोर प्लान पे दिखाना भी पड़ेगा। इसीलिए डॉटेड लाइन यूज होता है, हिडन लाइन यूज होता है कि उधर एक छज्जा था, लेकिन प्रैक्टिकली हम जिस लेवल से प्लान को दिखा रहे हैं उसमें वो छज्जा नहीं है, तो था और नहीं के बीच जो है ये डॉटेड लाइन है। तो स्टेयरकेस एक्चुअली तो फुल स्टेयरकेस ही ड्रॉ होगा, लेकिन हम एक लेवल के बाद जो है एंटायर फ्लोर को काट के निकल दे रहे हैं। मतलब ग्राउंड फ्लोर में ओनली 5-6-7 स्टेप तक ही जो है एक्चुअल स्टेयरकेस स्टेप उठते उठते रह जाएगा, बाकी जो है काट के निकल जाएगा। लेकिन मुझे एंटायर स्टेयरकेस को दिखाना भी है तो हिडन लाइन पे दिखाना है। सिमिलरली इधर जो रेलिंग होगा वो भी हिडन लाइन पे ही दिखाया जाएगा। टाइम कितना हुआ? 11 इसमें ऑफसेट कितना कर लेना सर? मैं इधर 50 और उसके बाद 25 का लिया, वो अपने हिसाब से आप ले सकते हो, कम ज़्यादा हो सकता है। क्या आप लोगों को नींद आ रहा है क्या? नहीं सर, नहीं सर, बस वो उठे हैं।
और भी डिटेल में दिखाना चाहेंगे तो एक्चुअली ये ट्रिम होगा रेलिंग्स का, जहाँ तक हिडन लाइन नहीं है वहाँ तक ट्रिम होगा। तो ये रहा एक ग्राउंड फ्लोर का स्टेयरकेस। याद रखना अपर फ्लोर्स में जो स्टेयरकेस होगा उधर ये हिडन लाइंस होगा नहीं, वो कॉन्टिन्यूअस लाइंस ही होगा, क्योंकि उधर जो है नीचे वाला स्टेयर दिखेगा। एक्चुअली ऊपर वाला स्टेयर गायब है, लेकिन नीचे का फ्लोर में जो सेम स्टेयरकेस जो नीचे गया है वो दिखेगा। अब अगर उसको डिटेल में दिखाना चाहते हैं तो स्टेयरकेस का ये जो 5-6 लाइंस जो थिकनेस का एलिवेशन लेयर में है या स्टेयरकेस का लेयर में है, उससे थोड़ा लाइटर थिकनेस का लाइन जो है बाकी स्टेप्स में होगा, क्योंकि वो नीचे वाला फ्लोर का स्टेप्स आपको दिख रहा है। उसको ब्लैक एंड व्हाइट में अच्छे से समझने के लिए इसको जिस लाइन वेट पे रखना पड़ेगा, बाकी लाइंस को उसका थोड़ा कम लाइन वेट पे दिखाना पड़ेगा, लेकिन हिडन लाइन नहीं होगा, सब जो है कंटिन्यूअस लाइन होगा। तो आप लोग इतना तक पहले अपना ड्राइंग्स पे करो, मैं उसके बाद बताता हूँ।